हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैश कोर्स यूपीएससी द्वारा आयोजित यूपीएससी प्रीलिम्स मॉक टेस्ट सीरीज के वीडियो नंबर 2 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आज टेस्ट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। ये इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन है। दूसरे टेस्ट के सॉल्यूशंस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। इन टेस्ट के पीडीएफ्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। तो क्रैश कोर्स यूपीएससी का ये टारगेट बीपीएससी 23 है और 68वीं बीपीएससी परीक्षा के लिए, प्रीलिम्स परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दूसरे स्टेट सिविल सर्विसेज के अभ्यर्थी भी इस टेस्ट को लगा सकते हैं, उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। इस टेस्ट में आज हम ज्योग्राफी, इकोलॉजी और इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए फ्रेम किए गए हैं। तो बिना किसी देरी किए हुए हम पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र भू आबद्ध देश है। भू आबद्ध देश किसको कहते हैं? भू आबद्ध देश कहते हैं लैंडलॉक कंट्रीज को, यानी कि ऐसा कंट्री जिसको ओपन सीज को एक्सेस नहीं हो, यानी कि खुले हुए समुद्र में उनको कोई एक्सेस नहीं मिले और चारों तरफ से वो किसी दूसरे देश से, यानी कि भूमि से घिरे हुए हों, भू आबद्ध हों, लैंडलॉक्ड हों। तो ऐसे कंट्रीज के कुछ एग्जांपल आपको हमारे पड़ोस में नेपाल मिल जाएगा, भूटान है, अफगानिस्तान है, इसके अलावा मंगोलिया है। तो दक्षिण पूर्व एशिया के ये 4 देश दिए गए हैं आपको: लाओस, मलेशिया, ब्रुनेई एंड थाईलैंड। दक्षिण पूर्व एशिया क्या होता है? साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया 10 देशों का एक समूह है जो दक्षिण पूर्व एशिया में लोकेटेड है। इनका एक ग्रुप है आसियान। आसियान की स्थापना 1967 में हुई बैंकॉक में, जो थाईलैंड की राजधानी है, और इसका हेडक्वार्टर है जाकार्ता में, जो इंडोनेशिया की राजधानी है। तो थाईलैंड, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, लाओस, इसके अलावा कंबोडिया हुआ, ये साउथ ईस्ट एशिया के कंट्री हैं, दक्षिण पूर्व एशिया के। आसियान का 2022 का समिट कहां हुआ? कंबोडिया में। तो दक्षिण एशिया में कौन सा ऐसा देश है जो भू आबद्ध है, लॉन्ड लेग्ड है, जिसको ओपन सी को एक्सेस नहीं है? वो है लाओस। लाओस की राजधानी क्या है? वियेंटियन। इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम सॉल्व। हाल ही में घोषित प्रोजेक्ट डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, उन्होंने नेशनल गंगा काउंसिल की एक मीटिंग में प्रोजेक्ट डॉल्फिन को अनाउंस किया था। इनको प्रोजेक्ट टाइगर के बेसिस पे उसकी तरह ही इंप्लीमेंट किया जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में बाघ संरक्षण के लिए शुरू हुआ था, तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन को प्रोजेक्ट टाइगर की तरह शुरू किया जाएगा। तो ये 2020 में ये प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया था। तो इसके कुछ ये स्टेटमेंट है, कथन है, इनको हम देखते हैं। यह परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पे होगी, ये सही है। उसके अलावा इस परियोजना की कुल अवधि 20 वर्ष होगी। इस परियोजना की कुल अवधि होगी 10 वर्ष होगी। अगले 10 वर्षों के लिए इंप्लीमेंट की जाएगी और उसके बाद इसका रिव्यू किया जाएगा। तो ये दोनों सही हो गए। इसके बाद सी है, सॉरी ये गलत हो गया, दूसरा पहला सही है। इसका उद्देश्य केवल नदी डॉल्फिन को बचाना है? नहीं, केवल नदी डॉल्फिन को नहीं, नदी और समुद्री। नदी डॉल्फिन कौन कौन सी मिलती है इंडिया में? एक तो गैंजेस रिवर डॉल्फिन मिलती है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम मिलती है। इसके बाद इंडस, सिंधु नदी की जो वो है डॉल्फिन, वो मिलती है। ये किस में मिलती है? ये ब्यास नदी में मिलती है, पंजाब में। तो ये भी गलत हो गया। अगर ये दोनों स्टेटमेंट आपको गलत मिल जाते हैं तो नहीं पूछा है तो आप वैसे ही ई पे लगा सकते हो, लेकिन हम चौथा स्टेटमेंट देखेंगे। इसे जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लागू किया जाएगा, ये भी गलत है। इसको पर्यावरण मंत्रालय द्वारा लागू किया जाएगा। तो ये गलत, ये गलत, ये गलत। आंसर होगा ई। एक से अधिक हो गए, आंसर ई। तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन, इसके अलावा गंगा नदी की जो डॉल्फिन है, गैंजेस रिवर डॉल्फिन, वो हमारी नेशनल एक्वेटिक जलीय प्राणी है। इसको 2009 में नेशनल एक्वेटिक एनिमल घोषित किया गया था।
2009 में। ठीक। थर्ड क्वेश्चन है, अटल सुरंग समुद्र तल से 10,000 फीट ऊपर विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग है। इसकी लंबाई क्या है? हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके नाम से अटल सुरंग शुरू की गई थी। इसको हिमाचल प्रदेश में लेह मनाली हाईवे पे बनाया गया है। लेह को मनाली से जो कनेक्ट करता है हाईवे, उस पे बनाया गया है। तो इसकी लंबाई क्या है? इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर, 9,020 मीटर। अटल टनल को BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर एक ऑटोनमस बॉडी है, रक्षा मंत्रालय के अंडर, उसके द्वारा बनाया गया, BRO के द्वारा। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? वोस्तोक, तंगानिका, फिर है कैस्पियन सी और बैकाल लेक। तो सबसे गहरी झील कौन सी है? सबसे बड़ी झील तो हो जाएगी कैस्पियन सी, खारे पानी मीठे पानी की सारी झीलों को लगा के सबसे बड़ी झील हो जाएगी कैस्पियन सी। उसके बाद मीठे पानी की सबसे बड़ी झील हो जाएगी लेक सुपीरियर। ये नॉर्दर्न अमेरिका है, अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में। लेकिन इसमें गहरी झील पूछी है, तो ये गहरी झील होगी सबसे बैकाल लेक। ये कहाँ है? रशिया में। और सबसे ज्यादा वॉल्यूम किस लेक में है? वो भी बैकाल लेक ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव का भागीदार नहीं है? एक कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव जो है, कोरल रीफ्स जो होती हैं उनको बचाने के लिए 2012 में 6 देशों द्वारा शुरू किया गया था। तो वो 6 देश कौन से हैं? एक तो मलेशिया है, उसके बाद आपका इंडोनेशिया है, तिमोर लेस्टे है, उसके बाद पापुआ न्यू गिनी है, प्लस सोलोमन आइलैंड है, प्लस फिलीपींस है। तो इसमें थाईलैंड नहीं है, नहीं पूछा है तो थाईलैंड नहीं होगा। कोरल रीफ जो इनिशिएटिव है, कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव, कोरल रीफ्स को बचाने के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए 6 देशों ने 2012 में शुरू किया था एक प्रोग्राम, इंटरनेशनल प्रोग्राम। छठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की काबरताल आर्द्रभूमि को हाल ही में रामसर स्थल घोषित किया गया है? केरल, मणिपुर, हिमाचल या झारखंड? तो काबरताल कहाँ है? काबरताल है बिहार में। बिहार का जो एकमात्र रामसर स्थल है वो है काबरताल। ये बिहार के बेगूसराय जिले में आपको मिलेगा। रामसर स्थल के बारे में हम क्या जानते हैं? रामसर एक सिटी है ईरान में। वहां पे 1972 में, कब? 2 फेब 1972 में, 2 फरवरी 1972 में अंतरराष्ट्रीय आर्द्र भूमि यानी कि इंटरनेशनल वेटलैंड कन्वेंशन हुआ था। उसी कन्वेंशन के अंतर्गत कुछ ऐसे वेटलैंड्स जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं, सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस के होते हैं, उनको रामसर स्थल घोषित किया जाता है। काबरताल जो है भारत का 39वां रामसर स्थल था, इसको 2020 में घोषित किया गया था। इसके अलावा अभी भारत में 75 रामसर स्थल हैं, इनका प्रोटेक्शन किया जाता है। 75 हाल ही में, पहले 50 हो गए थे, लेकिन अभी 2022 में 25 और रामसर स्थल घोषित किए गए हैं, क्योंकि इंडिया अपनी 75वीं वर्षगांठ मना रहा है स्वतंत्रता की। इसके उपलक्ष्य में 75 जो वेटलैंड्स हैं उनको वो सिग्निफिकेंट कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है रामसर स्थल घोषित करके। सबसे ज्यादा रामसर साइट यूके में मिलेंगे, वहां 175 है, इंडिया में 75 है। और इसीलिए क्योंकि ये कन्वेंशन 2 फरवरी 1972 को हुआ था, 2 फरवरी को इंटरनेशनल वेटलैंड डे मनाते हैं, यानी कि अंतरराष्ट्रीय आर्द्रभूमि दिवस। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है?
कजाकिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका, अल्जीरिया या भारत? तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है? रशिया का फर्स्ट नंबर पे, सेकंड है कनाडा और थर्ड है यूएसए। इंडिया है 7th पोजीशन पे। तो आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका होगा ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। 8वां क्वेश्चन है, किस देश में हाल ही में पर्यावरणीय आपातकाल की स्थिति की घोषणा की गई है? पर्यावरणीय आपातकाल मतलब क्लाइमेट इमरजेंसी। क्लाइमेट इमरजेंसी किस देश में घोषित की गई है? भूटान, फिलीपींस, मॉरिशस या इंडोनेशिया? तो मॉरिशस में हाल ही में पर्यावरणीय आपातकाल या क्लाइमेट इमरजेंसी की घोषणा करी गई है। मॉरिशस इंडियन ओशन में यानी कि हिंद महासागर में एक आइलैंड नेशन है और ये एक छोटा आइलैंड नेशन है। और जो आइलैंड स्टेट्स या नेशन होता है या आइलैंड्स जितने हैं वो सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से उन पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि समुद्र का स्थल जैसे ही बढ़ेगा तो वो सबमर्ज हो जाएंगे पानी में। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष अंतरराष्ट्रीय संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है या इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इंडिया में 1986 में पारित किया गया था। इसके अलावा जो दूसरे इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं, कानून है जो पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित है, उनमें आपको मिल जाएगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये है 1972 का। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ। फिर वाटर एक्ट आएगा 1974 में। वाटर एक्ट के अंदर ही सीपीसीबी यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना होती है। एयर एक्ट आएगा, एयर एक्ट भी 1981 में लागू हुआ। उसके बाद आपका एनजीटी एक्ट आ गया जिसमें राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना हुई थी, ये 2010 में आया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 वाला और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विश्व का कौन सा सबसे छोटा महासागर है? विश्व में 5 महासागर हैं आपके, प्रशांत महासागर, आर्कटिक, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और दक्षिण सागर यानी कि सदर्न ओशन। तो सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा होगा प्रशांत महासागर, पैसिफिक प्रशांत। फिर उसके बाद कौन सा है? फिर है अटलांटिक, फिर उसके बाद इंडियन ओशन, उसके बाद सदर्न सी और फिर उसके बाद आर्कटिक सी। तो जो सबसे छोटा है वो आर्कटिक सी है, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक ओशन, जो बिल्कुल नॉर्दर्न पोल के आसपास का एरिया है, वहां मिलता है। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय दिल्ली के साइड में ग्रेटर नोएडा सब अर्बन एरिया में स्थापित किया जाएगा। इसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। 12वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय अवस्थित है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मतलब है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना हुई 1972 में। एक कॉन्फ्रेंस थी, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट, ये 1972 में कहां हुई? स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम में ह्यूमन एनवायरमेंट पे जो यूएन कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके तहत संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम को स्थापित किया गया, लेकिन इसका मुख्यालय है आपको नैरोबी, कीनिया में। ये यूएनईपी इकलौता ऐसा यूएन बॉडी है जिसका हेडक्वार्टर जो है वो अफ्रीका में है। स्थापना हुई 1972 में। इसके अलावा जो यूएनईपी है वो एजेंडा 2030 एक प्रोग्राम चलाती है। इसके अलावा एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हैं वो भी, जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं वो भी यूएनईपी का प्रोग्राम है। एशिया की सबसे बड़ी नदी है? पीली नदी यानी येलो रिवर, लीना, सिंधु या यांगजे? सिंधु इंडस रिवर, यांगजे रिवर। तो एशिया की, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नाइल रिवर, नील नदी। उसके बाद अमेजोन है। एशिया की सबसे बड़ी नदी है यांगजे, ये चाइना से, तिब्बत से निकलती है और प्रशांत महासागर में गिरती है। इसके अलावा यांगजे की खासियत क्या है? ये सबसे लंबी नदी है जो केवल एक ही कंट्री से पास होती है।
जैसे नील नदी 10 कंट्रीज से पास होती है, ऐसे ही सेम अमेजन 3-4 कंट्रीज से पास होती है सदर्न साउथ अमेरिका में। यांगजे केवल चाइना से पास होती है। 14वां क्वेश्चन है, मुहिदीन बिन हाजी मोहम्मद यासीन को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति मिली है? तो इन्होंने मलेशिया में महातिर मोहम्मद को रिप्लेस किया है प्राइम मिनिस्टर के रूप में। 15वां क्वेश्चन है, अपघटक प्रकृति के हैं क्योंकि वे पौधों और जानवरों के शवों में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थों को अपघटन करते हैं। अपघटक जो होते हैं, अपघटक का मतलब होता है जो किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल को डिजोल्व करते हैं। तो ये क्या होते हैं प्रकृति के? ये पुनर्चक्र या रिसाइकलर होते हैं। ये कार्बनिक पदार्थों को यानी कि ऑर्गेनिक जो मैटर है उसको रिसाइकल करते हैं। 16वां क्वेश्चन है, इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम होता है जब हमारे आसपास के सजीव जीव जंतु, प्राणी, मनुष्य वो अपने आसपास के जो निर्जीव, बहुत सारी निर्जीव एनवायरमेंट के में निर्जीव चीजें हैं जैसे कि हवा हो गई, पानी हो गया, उसके अलावा मिट्टी हो गया, उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वो जो सिस्टम बनता है उनके बीच में आपस में, उसको इकोसिस्टम बोलते हैं। तो इसका जो अवधारणा सबसे पहले दी थी, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो किया था वो थे एजी टॉन्सले। ये इन्होंने किया था 1935 में। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अपने मूल देश क्षेत्र के साथ सही सुमेलित नहीं है? तो ये डिफरेंट ट्राइब्स हैं और ये उनके कंट्रीज हैं। बद्दू अरब, ये सही है। एनु एनु दक्षिण कोरिया में नहीं मिलती, ये आपको जो ट्राइब मिलेगी वो मिलेगी जापान में। इसके अलावा पिग्मी कॉन्गो में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो में या सेंट्रल अफ्रीका में पिग्मीज मिलते हैं आपको। मसाई एक बहुत फेमस जनजाति है, वो कीनिया की है। तीनों सही है, तो आंसर होगा एगमू। नहीं सुमेलित पूछा है तो एनु हो गया, सॉरी एनु दक्षिण कोरिया की। दक्षिण कोरिया नहीं है, ये जापान में मिलती है। कीस्टोन प्रजाति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कीस्टोन प्रजातियां, कुछ कीस्टोन प्रजातियां ऐसी होती हैं, मतलब ऐसी कुछ जीव जंतु प्राणी, ऐसी प्रजातियां जो अपने आसपास के जो इन्वायरमेंट है उस पर खुद की संख्या से ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं। चाहे वो संख्या में ज्यादा हो कम हो, लेकिन इंपैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है। अगर वो विलुप्त हो जाती हैं तो बहुत ही नेगेटिवली इंपैक्ट करती हैं आसपास के अपने इकोसिस्टम को। इसके कुछ आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे, जैसे बीज हैं, बीज मतलब मधुमक्खियां अगर हमारी खत्म हो जाती हैं तो पॉलिनेशन नहीं कर पाएंगी। बहुत सारे जो पेड़ पौधे जो ऐसे होते हैं मधुमक्खियों से, या स्क्वेरल्स होती हैं, तो वो खत्म हो जाएगा। नहीं पूछा है इसमें, तो हम इनके कैरेक्टरिस्टिक स्टेटमेंट में देखेंगे। ये ऐसे जीव हैं जो संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को परिभाषित करने में मदद करते हैं। ऑब्वियसली ये सही है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है, जानवरों और पौधों से लेकर बैक्टीरिया और कवक तक कोई भी कीस्टोन प्रजाति हो सकती है। ये भी सही है, क्योंकि कीस्टोन प्रजाति का उसका आपका मतलब कैसी है या उसका कितना साइज है या कितनी ज्यादा संख्या में, ये इंपैक्ट नहीं पड़ता है। तो सी है स्टेटमेंट, कीस्टोन प्रजातियों में कार्यात्मक अतिरेक कम होता है। ये भी सही होगा। कार्यात्मक अतिरेक का मतलब है कोई भी उनको रिप्लेस नहीं कर सकता इतनी जल्दी। बीज को कोई भी दूसरा पक्षी या पशु रिप्लेस नहीं कर सकता इतनी जल्दी। डी है, कीस्टोन प्रजातियों के बिना पारिस्थितिकी तंत्र नाटकीय रूप से अलग होगा। ये भी सही है, जैसा कि आपको बताया। और पूरी तरह से अस्तित्व में नहीं होगा, उसका जो भी है चेंज हो जाएगा। तो आंसर होगा ई, उपरोक्त में एक से अधिक। निम्नलिखित भारतीय पक्षियों में कौन सा गंभीर रूप से लुप्तप्राय नहीं है? जंगली उल्लू, साइबेरियन गिद्ध, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, या उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक। तो गंभीर रूप से लुप्तप्राय का मतलब होता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इसको ये लिस्ट कौन जारी करता है? IUCN। इसकी रेड लिस्ट जारी होती है जिसमें पक्षी या पेड़ पौधों या जानवरों के स्टेटस का पता चलता है। इसमें 9 कैटेगरीज हैं, लीस्ट कंसर्न से लेके एक्सटिंक्ट तक, जब लुप्त प्राय हो जाते हैं वहां तक। तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड में क्या है? भारतीय पक्षियों में कितने पक्षी इंडेंजर्ड हैं इंडिया में? अभी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है 15।
जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड की लिस्ट में उसमें पक्षी हैं 15, तो ये चारों सही हैं, मतलब हैं उस लिस्ट में। तो आंसर होगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी पदचिन्ह को परिभाषित किया गया है। पारिस्थितिक पदचिन्ह बोलते हैं इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। पारिस्थितिक पदचिन्ह को इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बोलते हैं। इसका मतलब होता है कोई भी इंसान अगर कुछ मतलब अपने जीवन यापन के लिए कुछ संसाधनों का प्रयोग करता है, तो उन संसाधनों को प्रयोग करने में उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ता है एनवायरमेंट पे, तो उसकी मतलब हर इंसान की या ग्रुप होता है कोई इंसान, उसकी एक पारिस्थितिकी पे इम्पैक्ट पड़ता है, उस पर पारिस्थितिकी पे एक मांग होती है। तो पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र पर मानवीय मांग की माप के रूप में, तो इसको मापा जाता है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट से। 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हिमालय की उपश्रेणी नहीं है? सह्याद्री, हिमाद्री, हिमाचल या शिवालिक? तो ये चारों हिमालय की उपश्रेणी है। सह्याद्री क्या है? सह्याद्री वेस्टर्न घाट के नॉर्दर्न पार्ट्स में, यानी महाराष्ट्र या महाराष्ट्र के नॉर्दर्न महाराष्ट्र में, गोवा से ऊपर वेस्टर्न घाट को क्या बोलते हैं? हिमाद्री। पश्चिमी घाटों को हिमाद्री बोला जाता है महाराष्ट्र में, कोकण वाले एरिया में। तो हिमाद्री सॉरी सह्याद्री जो है वो हिमालय की उपश्रेणी नहीं है, ये वेस्टर्न घाट का पार्ट है, तो आंसर होगा सह्याद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक अनुक्रमण की प्रावस्था या प्रावस्थाएं हैं? पारिस्थितिक अनुक्रमण क्या होता है? अगर किसी इकोसिस्टम में सारी जो जीवित वनस्पतियां हैं या जो भी प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं, पशु हैं, वो खत्म हो जाता है, तो वहां पे एक सक्सेशन का क्रिया होती है, यानी कि अनुक्रमण होता है, जीरो से जाके पूरे हैबिटेशन तक। तो उन चीजों में जो प्रक्रिया जाती है उनमें से इनमें से कौन कौन सी प्रावस्थाएं हैं या नहीं है? आस्थापन, वनस्पति रहित, स्पर्धा या स्थिरीकरण। पहले सबसे पहले वनस्पति रहित, कोई भी जैसे कोई स्पेशल इकोसिस्टम है वो वनस्पति रहित होगा, वहां कुछ नहीं है। उसके बाद वहां पे माइग्रेशन होगा, दूसरी जगह से कुछ स्पीसीज आएंगी छोटी मोटी। फिर उसके बाद आस्थापन होगा, वहां पे बसना शुरू होंगी। उसके बाद बहुत सारी जो स्पीसीज है उनमें कंपटीशन बढ़ेगा अपने जगह के लिए। उसके बाद एक टाइम पीरियड के बाद वो स्टेबल हो जाएगा एनवायरमेंट या इकोसिस्टम जो है, तो स्थिरीकरण। तो ये सारी पारिस्थितिक अनुक्रमण या इकोलॉजिकल सक्सेशन की प्रावस्थाएं हैं, तो आंसर होगा ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। 23 है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान या बेतला नेशनल पार्क, बेतला टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? तो बेतला ऐसे लिखा जाता है, बेतला, हम बेतला को ऐसे लिखेंगे। बेतला का नाम बेतला क्यों पड़ा है? बेतला का नाम बेतला पड़ा है क्योंकि बेतला में जितने भी वहां पे जो मुख्य पशु या वो पाए जाते हैं, स्पीसीज पाई जाती है, उनके नाम से। बी से आया बाइसन, जंगली भैंस होती है। उसके बाद एलिफेंट, हाथी। उसके बाद टाइगर यानी कि बाघ, ये टाइगर रिजर्व भी है। उसके बाद एल से क्या आएगा? लॉयन नहीं है, लेपर्ड है, तेंदुआ। ए से है एक्सिस, एक्सिस होती है चीतल। तो ये इन जानवरों के नाम से उस टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क का नाम बेतला पड़ा, और ये कहां पे है? ये है झारखंड में। बिहार में कौन सा नेशनल पार्क है? वाल्मीकि नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, एकमात्र नेशनल पार्क जो बिहार में है वो वाल्मीकि है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी नहीं है? ग्लोबल वार्मिंग, जब पूरी पृथ्वी ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से एवरेज से ज्यादा गर्म होती जा रही है, तो उसके लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, कौन सी नहीं है? ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम
जो पृथ्वी है उसका टेम्परेचर राइज होता है और वो होता रहा है हजारों करोड़ों सालों से, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद ये जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा तेज हो गई है, कई हजारों गुना ये ग्लोबल वार्मिंग की जो प्रोसेस है वो बढ़ गई है। तो इन कौन सी गैस उत्तरदायी नहीं है? CO2 का सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, मोस्ट इंपैक्ट पड़ता है ग्लोबल वार्मिंग पे। उसके बाद ओजोन, एक तो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन होती है, एक होती है ट्रोपोस्फेरिक ओजोन जो धरती के आसपास पाई जाती है बिल्कुल, वो ओजोन जो है वो ग्लोबल वार्मिंग करती है। उसके बाद CH4 मीथेन, मीथेन भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालती है ग्लोबल वार्मिंग में, लेकिन आर्गन नहीं है, आर्गन जो है वो ग्लोबल वार्मिंग नहीं करती क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ये तीनों ग्रीन हाउस गैस हैं। इसके अलावा कौन सी है? वाटर वेपर हो गई, वास्प, इसके अलावा CFCs हो गई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किसके द्वारा बैन किया गया था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, CFCs को बैन किया गया था। CFC किस पे इम्पैक्ट डालती है? स्ट्रेटोस्फेरिक, जो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन मिलती है जो हमें यूवी रेज से बचाती है, उसको खत्म किए जा रही थी, इसलिए 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत CFCs पे बैन लगाया गया। अभी रिसेंटली मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली अमेंडमेंट हुआ है, किगाली बदलाव, इसके द्वारा क्या बैन किया गया? इसके द्वारा HFCs हाइड्रोफ्लोरोकार्बन पे रोक लगाई गई है। 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने उद्गम स्रोत के साथ सुमेलित नहीं है? ताप्ती, सतपुड़ा, व्यास, रोहतांग दर्रा, सिंधु, त्रयंबकेश्वर, नर्मदा, मैकाल श्रेणी। तो ताप्ती जो है वो सतपुड़ा से निकलती है, बेतला के पास, सॉरी बेतला नहीं, बैतुल जिले से, मध्य प्रदेश के बैतुल जिले से ताप्ती नदी निकलती है। ताप्ती एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है और ये नर्मदा के साउथ से होके बहती है, नर्मदा के पैरेलल चलती है और सूरत इसके तट पे बसा हुआ है, बाद में जाके ये अरेबियन सी में मिल जाती है। तो ताप्ती सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है बैतुल जिले से, ये सही है। उसके बाद ब्यास नदी जो है रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है और ये सतलज की ट्रिब्यूटरी है, सतलज रिवर की ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद सिंधु नदी जो है भारत की सबसे बड़ी नदियों में से एक है, जो भारत के लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर से होकर पाकिस्तान, तिब्बत के पास मानसरोवर लेक से निकलती है, तिब्बत में मानसरोवर लेक के पास से निकलती है और लद्दाख से इंडिया में एंटर होके जम्मू कश्मीर होते हुए ये पाकिस्तान निकल जाती है और वहां से अरेबियन सी में गिरती है। तो सिंधु जो है ये गलत है, त्र्यंबकेश्वर से नहीं निकलती, त्र्यंबकेश्वर नासिक के पास है जहां से गोदावरी नदी निकलती है। इसके बाद नर्मदा नदी जो है वो मैकाल श्रेणी से निकलती है। नर्मदा दक्षिण भारत की जो है, मतलब मध्य प्रदेश से निकलती है, गुजरात होके खंबात की खाड़ी के थ्रू अरेबियन सी में गिर जाती है और इसी नदी पे सरदार सरोवर डैम है जिसके किनारे पे स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, सॉरी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, भारत के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और पहले होम मिनिस्टर, उनकी प्रतिमा बनाई गई है, जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, वो नर्मदा नदी के किनारे सरदार सरोवर डैम पे है। तो नर्मदा मैकाल श्रेणी से निकलती है, सही है, अमरकंटक में मैकाल श्रेणी से। तो आंसर होगा सी, सिंधु नदी। सिंधु नदी कहां से निकलती है? मानसरोवर लेक के पास से, तिब्बत से निकलती है। 26वां है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में भी बताया था कि पृथ्वी के आसपास ग्रीन हाउस क्या था? ग्रीन हाउस पहले आर्टिफिशियल ग्लास हाउसेस बनाए जाते थे और ग्लास जो थे वो ग्रीन कलर के टिंटेड होते थे। तो उसको क्यों बनाया जाता था? क्योंकि हीट को ट्रैप करने के लिए। तो इसी तरह का एक ग्रीन हाउस जो है पृथ्वी के आसपास, वो जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेज GHG, ग्रीन हाउस गैसेज जो होती हैं, वो जो आर्टिफिशियल ग्लास होम्स में, ग्रीन कलर के होम्स में, जो एक पौधे उगाने के लिए, जैसे ठंडी जगहों पे अगर हीट में अगर कोई ऐसी खेती करनी है जो हीट में हो सकती है, तो वो आर्टिफिशियली एक ऐसे वो बनाए जाते थे खेती करने के लिए। तो ये जो है ग्रीन हाउस गैसेज वही सेम इंपैक्ट डालती हैं हमारे पृथ्वी पे। तो ऐसी कौन सी गैसें हैं? NO2 है, सही है। CH4 है, ये भी सही है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी सही है।
कार्बन मोनोऑक्साइड है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, मुख्य रूप से उत्तरदायी कौन सी है? तो ये तीनों तो वैसे ग्रीन हाउस गैसेज है, लेकिन मुख्य रूप से अगर उत्तरदायी पूछेगा तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड करना है। लेकिन अगर मुख्य नहीं आता तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होती, तो ई आता। ठीक, इसके अलावा कौन सी है? O2O3 है यानी ओजोन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, वाटर वेपर यानी वॉस्प है। निम्नलिखित में से कौन गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है? अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर। तो गोंडवाना लैंड एक अल्फ्रेड वैगनर जो है उनकी थ्योरी का पार्ट है। उन्होंने अर्ली 1900 में एक थ्योरी दी थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की, यानी महाद्वीपीय विस्थापन। महाद्वीपीय विस्थापन यानी कि बहुत सारे महाद्वीप, मतलब पहले एक ही जो ग्लोबल जितने भी आपको भूमि है, लैंड है, वो एक ही उसका एक पार्ट थी, फिर वो दो में टूट गई। जो ऊपर वाला था नॉर्दर्न पार्ट वो था लॉरेंसिया, नीचे वाला जो ड्रिफ्ट होके नीचे की तरफ गया वो था गोंडवाना लैंड। तो उस गोंडवाना लैंड का पार्ट क्या था? अंटार्कटिका था, साउथ अमेरिका था, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया था, मेडागास्कर था। इसके अलावा क्या था इसका पार्ट? इसके अलावा अफ्रीकन जो महाद्वीप है वो था। इसके अलावा इंडिया भी गोंडवाना लैंड का ही पार्ट था। बाद में ये सारे और अलग अलग हो गए। 28वां क्वेश्चन है, एक निर्दिष्ट तापमान पर वायवीय परिस्थितियों में जैविक पदार्थों का विघटन करने के लिए जीवाणुओं व अन्य सूक्ष्म जीवियों द्वारा उपभोग किया जाने वाला ऑक्सीजन की मात्रा को दर्शाता है। निर्दिष्ट तापमान मतलब कोई एक गिवन टेम्परेचर पे, फिक्स टेम्परेचर पे। वायवीय परिस्थिति मतलब ऑक्सीजन के या एयर के प्रेजेंस में एरोबिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं इसको, एरोबिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं, मतलब एयर के प्रेजेंस में। जैविक पदार्थ मतलब ऑर्गेनिक मैटर का विघटन करने के लिए, विघटन करने के लिए मतलब डिकम्पोजिशन के लिए जीवाणु यानी बैक्टीरिया या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको कुछ ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो फिक्स टेम्परेचर पे जो एरोबिक डिकम्पोजिशन होता है किसी भी ऑर्गेनिक मैटर का, उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रासायनिक ऑक्सीजन मांग या बायोजियोकेमिकल, सॉरी रासायनिक नहीं, जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग यानी बायो जियोकेमिकल, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इसका होगा सी। सुपोषण यानी यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। सुपोषण उस अवस्था को बोलते हैं जब पोषक पदार्थों की मात्रा किसी पानी में ज्यादा हो जाती है, तो वहां पे बहुत ज्यादा ब्लूम हो जाता है ऑर्गेनिक मैटर का। ऑर्गेनिक मैटर के ब्लूम होने से मतलब क्या है? ऑक्सीजन की खपत बढ़ जाएगी। ऑक्सीजन की खपत बढ़ जाएगी तो जो वहां पे ऑर्गेनिक मैटर जितने भी जीव जंतु हैं उनको ऑक्सीजन मिलनी खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसको पॉल्यूशन का रीजन भी मानते हैं, सुपोषण, यूट्रोफिकेशन। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी वह स्थान है जहां पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलते हैं, यानी ईस्टर्न घाट जो है वो वेस्टर्न घाट से मिलते हैं? पलानी की पहाड़ियां, सेवरो हिल्स, नीलगिरी की पहाड़ियां या रसमलाई की पहाड़ियां? नीलगिरी की पहाड़ियां ये आपको केरल तमिलनाडु के बॉर्डर पे मिल जाएंगी। ये वो रीजन है जहां पे ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट से मिलता है। 30वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है? पारिस्थितिकी तंत्र मतलब इकोसिस्टम है। माउंटेन यानी पर्वत, रेगिस्तान, वन या महासागर? महासागर ही वर्ल्ड में ग्लोब का 2/3 पार्ट जो है वो महासागर है, तो महासागर ही सबसे बड़ा इकोसिस्टम हुआ। पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। पंपास घास के मैदान यानी कि ग्रासलैंड जो है कहाँ पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं सदर्न अमेरिका में, साउथ अमेरिका महाद्वीप में। तो कंट्री कौन सी है उनमें? कंट्री होंगी आपकी अर्जेंटीना, उरुग्वे प्लस ब्राजील। ये तीन कंट्रीज में आपको पंपास घास के मैदान पाए जाएंगे। इसके बाद आपको नॉर्दर्न अमेरिका में यानी कनाडा और यूएसए में प्रेरी मिल जाएंगे। भारत में घास के मैदान है बन्नी ग्रासलैंड, ये आपको गुजरात में मिल जाएंगे। अर्जेंटीना में पंपास हो गए, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड हो जाएंगे।
इसके अलावा और हैं सवाना है, सवाना अफ्रीका, अफ्रीका में मिलेगा आपको, सेंट्रल अफ्रीका। उसके बाद डाउन्स हैं, वो हमें ऑस्ट्रेलिया में मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन स्वस्थानी संरक्षण का उदाहरण है? स्वस्थानी मतलब इन सीतु, यानी कि उनके खुद के आवास में, हैबिटेट में उनको संरक्षण दिया जाता है। जैसे नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई जाती है। उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व हुए, ये टाइगर रिजर्व हुए, ये इन सितु संरक्षण का पार्ट है। इसके अलावा एक्स सितु संरक्षण होता है, बास्थानी संरक्षण। एक्स सितु में क्या होता है? बोटेनिकल गार्डन होते हैं, जू होते हैं, उसके बाद सीड बैंक्स होते हैं, ये एक्स सितु संरक्षण का पार्ट है। जंतु उद्यान यानी कि बोटेनिकल गार्डन जो होता है या जूलॉजिकल पार्क जो होते हैं, वो स्वस्थानी संरक्षण का उदाहरण नहीं है। बीज बैंक भी नहीं है, बीज किसी सीड बैंक में होता है, वहां नहीं है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है बायोस्फीयर रिजर्व है, ये है। उसके बाद सेंचुरीज जो है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक, ये हो जाएगा आंसर। 33वां है, स्वतः जुताई के लिए जाने जाने वाली मृदा है। स्वतः जुताई के लिए जाने जाने वाली कौन सी मृदा है? काली मृदा है, वन मृदा है, पीट में मृदा है, कछारी जलोढ़ मृदा है। तो काली मृदा, जिसको रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं, रेगुर मिट्टी, जो कॉटन के लिए फेमस है, और इसको काली मिट्टी बोलते हैं क्योंकि काला कलर होता है इसका। ये आपको गुजरात और महाराष्ट्र और उसके बाद मालवा के क्षेत्र में मिल जाएगी। और डेक्कन के भी कुछ रीजन में आपको काली मृदा मिल जाएगी। इसको स्वतः जुताई के लिए क्यों जाना जाता है? क्योंकि गर्मी में थोड़ा सा भी जैसे शुष्क मौसम होता है तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं। उन दरारों से क्या हो जाता है? ऑक्सीजन मिल जाती है धरती के नीचे वाले हिस्से को भी, तो इसलिए वहां तक ऑक्सीजन मिल जाती है, तो न्यूट्रिएंट पहुंच जाते हैं नीचे तक। तो इसलिए काली मृदा को शुद्ध जुताई के लिए भी जाता है, स्वतः जुताई के लिए। भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? भूमध्य रेखा मानी इक्वेटर, इक्वेटर 0 डिग्री अक्षांश से होकर गुजरती है। ये कितने देशों से होकर गुजरती है? ये धरती को बीच में, ग्लोब को, एक आर्टिफिशियल लाइन है जो ग्लोब को दो पार्ट में काटती है, नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर, दो हेमिस्फीयर्स में काट देती है। तो ये 13 कंट्रीज से होकर गुजरती है। ट्रांस ह्यूमन्स का अर्थ है आदिवासी लोगों का पलायन, पक्षियों का मौसमी प्रवास, लोगों के साथ पशुधन का मौसमी पलायन, नौकरी के लिए मानव पलायन। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो जब ग्रीष्म और सर्दी के मौसम में, गर्मी और सर्दी में, जब अपने लोगों के साथ जानवरों को लेके चलते हैं, जैसे बहुत सारी ऐसी जनजातियां हो जाती हैं जो जानवरों को लेके जाते हैं, मतलब माइग्रेट करते हैं मौसम के हिसाब से, मौसमी पलायन जो होता है उसको ट्रांसह्यूमेंस बोलता है। बिहार में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? वो अभी हमने बताया था। बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान है, वो है वाल्मीकि, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। इसको 1990 में बनाया गया था। इसके अलावा ये टाइगर रिजर्व भी है, और ये कहाँ पे है? वेस्टर्न चंपारण, वेस्टर्न चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, वेस्ट मतलब पश्चिमी चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है, नेपाल बॉर्डर पे। तो आंसर होगा 2, 3, 4, 5, उपरोक्त में से कोई नहीं। 37वां क्वेश्चन है, मेघालय पठार मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग होता है? मालवा के पठार द्वारा, मालदा ब्रांच द्वारा, केंद्रीय उच्च भूमि द्वारा, पलक्कड़ द्वारा। तो मेघालय पठार आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिल जाएगा। जो प्रायद्वीपीय मतलब सब कॉन्टिनेंटल जो प्लेटू है, उससे किस तरह से अलग होता है, उसके बीच में क्या बढ़ता है, कौन सी ऐसी ज्योग्राफिकल आकृति है या ज्योग्राफिकल वो है, एरिया है, तो वो होगा मालदा ब्रांच द्वारा, यानी कि मालदा फ्रैक्चर द्वारा। मालवा का पठार आपको मध्य प्रदेश में मिल जाएगा। केंद्रीय उच्च भूमि भी गलत है, पलक्कड़ दर्रा केरला में मिलेगा। तो आंसर होगा मालदा फॉल्ट द्वारा, मालदा फॉल्ट। 38वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परिघटना के साथ बिग बैंग थ्योरी संबंधित है? बिग बैंग थ्योरी का कॉन्सेप्ट संबंधित है ब्रह्मांड की उत्पत्ति, यानी ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स कैसे उत्पत्ति हुआ। तो बिग बैंग थ्योरी ये बोलती है कि सबसे पहले एक बड़ा धमाका हुआ,
बहुत बड़ा बैंग मतलब धमाका हुआ, उसके बाद यूनिवर्स फैलता जा रहा है। हजारों लाखों साल पहले एक धमाके के बाद यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, अभी भी यूनिवर्स फैल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी परत वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? समताप मंडल, बहिर्मंडल, क्षोभ मंडल या बाह्य। क्षोभ मंडल वो है जहां पे सारी जैविक क्रियाएं होती हैं, जहां हम रहते हैं, सबसे नीचे वाला। उसके बाद समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर होता है, क्षोभ मंडल के जस्ट ऊपर वाला। इसमें आपको O3 मिल जाएगी, जैविक प्रक्रियाएं। तो जो बहिर्मंडल जिसको एक्सोस्फीयर भी बोलते हैं, वो होगा सबसे ऊपर वाला बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर। निम्नलिखित में से कौन सा एक नेपाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? नेपाल की सीमा को बिहार के कितने जिले स्पर्श करते हैं? 7 जिले। पश्चिमी चंपारण भी स्पर्श करता है, प्लस में पूर्वी चंपारण भी स्पर्श करता है, सुपौल भी स्पर्श करता है, सुपौल भी नेपाल से लगा हुआ है। उसके बाद सीतामढ़ी भी और किशनगंज भी। इसके अलावा आपको मधुबनी मिल जाएगा और अररिया। ये 7 जिले नेपाल से स्पर्श करते हैं, तो आंसर होगा ई। उपरोक्त में से कोई नहीं पूछा है। निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल है? रबी की फसल किसको कहते हैं? जिनकी खेती अक्टूबर से मार्च के बीच में होती है, जिसमें हो गया सरसों, हो गया चना, हो गया जौ, गेहूं, आलू हो गया। लेकिन मक्का और कपास जो है वो रबी की फसल नहीं है। मक्का और कपास खरीफ की फसलें हैं, तो आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। कौन कौन सी है? सरसों है और चना है। 42 यानी 42वां क्वेश्चन है, रिंग ऑफ फायर कहाँ है? काला सागर यानी ब्लैक सी, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, भूमध्य सागर। रिंग ऑफ फायर ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया है जो बहुत सारे जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनके क्रॉस सेक्शन पे स्थित है। कौन सी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स है, उसके बाद फिलिपियन प्लेट्स है, उसके बाद आपकी पैसिफिक प्लेट है। तो ये प्लेट जहां पे टकराती है उसकी वजह से क्या होता है? वॉल्केनिक इरप्शन होता है। एक तो बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है, और अर्थक्वेक्स होते हैं। तो ये कहां पे होते हैं? ये होते हैं पैसिफिक सी में, जापान से लेके ऊपर इंडोनेशिया तक नीचे, और इधर पैसिफिक ओशन में हवाई महाद्वीप, हवाई आइलैंड तक। तो आंसर होगा प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन। निम्नलिखित में सबसे ठंडा बायोम कौन सा है? तो वो होगा टुंड्रा। टुंड्रा कहाँ मिलता है आपको? ऊपर मिल जाएगा, साइबेरिया में मिल जाएगा। इसके अलावा आपको अलास्का में मिल जाएगा, जो बिल्कुल नॉर्दर्न पार्ट है, नॉर्थ पोल में मिल जाएगा। ये एक तरह से ठंडा रेगिस्तान है। टुंड्रा। भौगोलिक दृष्टि से बिहार को कितने भागों में बांटा गया है? बिहार को भौगोलिक दृष्टि से यानी कि ज्योग्राफिकल उससे 3 भागों में बांटा गया है। कौन से हैं वो 3 भाग? 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग हैं आपके, एक तो होगा शिवालिक रेंज, शिवालिक रेंज होता है हिमालय का जो सबसे साधारण पीक्स होती हैं। उसके बाद दूसरा है बिहार के प्लेन, गंगा के जो प्लेन्स हैं बिहार में उनको दूसरा ज्योग्राफिकल एरिया होगा। तीसरा होगा दक्षिण का पठार। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सबसे ज्यादा अधिक कोयला का भंडार है? तो कौन सा है वो राज्य? वो राज्य है झारखंड। उसके बाद दूसरे नंबर पे कहाँ है? दूसरे नंबर पे उड़ीसा में। तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ में। निम्नलिखित जलधाराओं में से कौन सी ठंडी जलधारा है? हमारे जितने भी महासागर हैं, जितना भी पूरा जल है, उसमें ग्लोबल सिस्टम मिल जाएगा आपको ऑफ मूविंग वाटर।
इन मूविंग वाटर को ओशन करंट्स बोलते हैं। तो एक रूल ऑफ थंब होता है कि जैसे ही अगर ये ग्लोब है, ये इक्वेटर हो गया, अगर पोल से इक्वेटर की तरफ कोई करंट मूव कर रहा है तो वो कोल्ड करंट होगा, और अगर इक्वेटर से पोल की तरफ मूव कर रहा है तो वो हॉट करंट होगा। ठीक ऐसे ही सेम दक्षिण हेमिस्फीयर यानी सदर्न हेमिस्फीयर में लागू होगी, यही सेम कॉन्सेप्ट। तो अगर इक्वेटर से पोल की तरफ मूव कर रहा है तो वो कोल्ड होगा, और यानी ठंडा होगा, ठंडी जलधारा होगी। और अगर पोल से इक्वेटर की तरफ मूव करेगा तो वो गर्म जलधारा हो, सॉरी, पोल से इक्वेटर की तरफ मूव करेगा तो ठंडी होगी, और इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करेगा तो गर्म होगी जलधारा। तो इन जलधाराओं को हम देखेंगे। कैलिफोर्निया जलधारा है, कैलिफोर्निया जलधारा ईस्टर्न पैसिफिक में मिलती है आपको, यानी पूर्वी प्रशांत महासागर में। और ये कैलिफोर्निया एक स्टेट या प्रोविंस है अमेरिका की, उसके नाम से पड़ती है। तो कैलिफोर्निया जलधारा जो है वो कनाडा की तरफ से होते हुए, कैलिफोर्निया जो उसका स्टेट है यूएसए का, वहां साइड से गुजरती है और पोल की तरफ जाती है, तो ये कोल्ड होगी, कोल्ड ओशन करंट है। तो ये सही हो गया। उसके बाद दूसरा है लेब्राडोर करंट। लेब्राडोर करंट आपको उत्तरी अटलांटिक महासागर में मिल जाएगा, उत्तरी अटलांटिक ओशन में मिल जाएगा, और ये आर्कटिक से नीचे की तरफ जाती है और कनाडा के साइड में चलती है, तो ये भी कोल्ड हो गया। उसके अलावा बेंगुएला जो करंट है वो आपको साउथ अटलांटिक यानी दक्षिणी अटलांटिक महासागर में मिल जाएगा, और ये क्या कहते हैं वेस्टर्न अफ्रीकन कोस्ट के तरफ पोल से इक्वेटर की तरफ मूव करता है, तो ये भी कोल्ड होगा, क्योंकि पोल से अगर इक्वेटर की तरफ कोई करंट मूव कर रहा है तो वो कोल्ड करंट होगा, क्योंकि ठंडे स्थानों से गर्म स्थानों की तरफ, क्योंकि पोल ठंडे होते हैं, तो ठंडे से जब गर्म की तरफ जाएगा तो वो कोल्ड करंट होगा, और गर्म से ठंडे की तरफ आएगा तो वो गर्म करंट होगा, गर्म जलधारा होगी। क्यूरोशियो करंट प्रशांत महासागर में मिलता है आपको, कौन से में, और ये पोल्स की तरफ मूव करता है तो ये हॉट होगा। कौन सी ठंडी जलधारा है ये नहीं है, बाकी सही है। उपयुक्त में से एक से अधिक, कैलिफोर्निया करंट भी है, लेब्राडोर भी है, और बेंगुएला भी है। क्यूरोशियो नहीं है। ओयोशियो एक दूसरी जलधारा है जिसके अपोजिट बहती है क्यूरोशियो की, वो एक ठंडी जलधारा है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर करेबा स्थलाकृतियां पाई जाती हैं? करेबा स्थलाकृतियां आपको मिलती हैं कश्मीर में, कश्मीर हिमालय का पार्ट है, और ये किस लिए फेमस है? ये जाफरानी या केसर की खेती, सैफरॉन की खेती के लिए फेमस है, तो ये कश्मीर हिमालय में मिलते हैं आपको करेबाज। बरौनी रिफाइनरी बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले में बनाई गई थी? बरौनी रिफाइनरी जो है वो बिहार के बेगूसराय में 1964 में बनाई गई, और इसको यूएसएसआर की मदद से शुरू किया गया था। प्राकृतिक पर्यावरण का प्रकार जिसमें जीवों की एक विशेष प्रजाति निवास करती है उसे कहा जाता है जैवमंडल, निकेत, पारिस्थितिकी तंत्र या आवास। आवास यानी हैबिटाट, हैबिटाट बोलते हैं, आवास बोलते हैं अगर कोई ऐसा प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें जीवों का एक विशेष प्रजाति निवास करती है उसको हैबिटेट बोलता है। उसके बाद निकेत या नीश किसे बोलते हैं? कोई एक फिक्स्ड आवास, खान पान या ऐसा प्राकृतिक डिफरेंट चीजें होती हैं जो एक प्रजाति जिनके ऊपर डिपेंडेंट होती है, उसको नीश बोलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सुमात्रा, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रीनलैंड, मेडागास्कर। तो ग्रीनलैंड जो है वो आपको यूरोप के ऊपर मिल जाएगा, वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, और ये डेनमार्क का ऑटोनमस स्टेट है, ऑटोनमस रीजन है डेनमार्क का। ये कंट्री नहीं है, ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक ऑटोनमस रीजन है। उसके बाद न्यू गिनी जो कि इंडोनेशिया और पापुआ न्यू गिनी का पार्ट, जिसपे इंडोनेशिया और पापुआ न्यू गिनी है, वो दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो आइलैंड जो इंडोनेशिया में है। इसके बाद मेडागास्कर जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बिल्कुल साइड में है, हिंद महासागर में।
51वां क्वेश्चन है, भारत में कुल प्रमुख बंदरगाहों की संख्या कितनी है? भारत में बंदरगाह कितने? 13। जो बड़े मेजर पोर्ट्स हैं वो 13 हैं, उनमें से 12 को तो केंद्र सरकार चलाती है और एक जो एन्नौर वाला है तमिलनाडु में वो प्राइवेट है। निम्नलिखित में से कौन सा देश इथियोपिया के साथ सीमा साझा नहीं करता? इथियोपिया एक कंट्री है, लैंडलॉक कंट्री है। कहां है? ये होगी हॉर्न ऑफ अफ्रीका, नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका का पार्ट है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में क्या कौन से हैं? जिबूती हो गया, सोमालिया हो गया, इथियोपिया हो गया, इरिट्रिया हो गया, ये कंट्री हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है। तो युगांडा, इरिट्रिया, सोमालिया या सूडान, दक्षिणी सूडान, इनमें से कौन सी कंट्रीज इथियोपिया के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो कौन सा वो कंट्री है? तो वो कंट्री है युगांडा। युगांडा इथियोपिया के साथ सीमा साझा नहीं करता। इरिट्रिया करता है, सोमालिया करता है, दक्षिण सूडान करता है, उसके बाद जिबूती है। जिबूती है, इसकी स्पेलिंग डी से शुरू होती है लेकिन डी साइलेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल समझौते अभिसमय किगाली समझौते यानी किगाली अमेंडमेंट के द्वारा संशोधित किए गए? क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 1987 में साइन हुआ था, किसके लिए? प्रोटेक्शन ऑफ O3 यानी ओजोन लेयर, जो स्ट्रेटोस्फेरिक समताप मंडलीय ओजोन थी उसके प्रोटेक्शन के लिए। तो इसमें क्या किया गया था? इसमें CFCs यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बैन किया गया था। इसके बाद किगोली जो अमेंडमेंट है इसमें HFCs हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को बैन किया गया है। तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का अमेंडमेंट है, समझौता है। 54वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में हाल ही में समाचार में रहा नीस। नीस कहां था? ये फ्रांस में है और फ्रांस यूरोप, वेस्टर्न यूरोप का एक कंट्री है। नीस, वहां पे टेररिस्ट अटैक हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा बांध अपने स्थान के साथ सही सुमेलित नहीं है? उकाई बांध महाराष्ट्र, हीराकुंड पंजाब, बगलिहार हिमाचल प्रदेश और पंचेत बांध झारखंड। उकाई बांध आपको ताप्ती नदी पे गुजरात में मिलेगा, तो गलत हो गया। हीराकुंड बांध आपको महानदी पे उड़ीसा में मिलेगा। उसके बाद बगलिहार आपको J&K में मिलेगा, चिनाब पे। तो तीनों गलत हो गए। पंचेत बांध झारखंड में दामोदर नदी पे, तो ये सही है, लेकिन आपको सुमेलित नहीं पूछा है। कौन सा सुमेलित नहीं है? ये इसके बाद उपयुक्त में से एक से अधिक सुमेलित नहीं है। पंचेत बांध सही है, दामोदर नदी पे, झारखंड में। 56वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा विश्व में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक है? स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक है चाइना। उसके बाद सिल्वर का सबसे बड़ा उत्पादन कौन करता है? मैक्सिको। ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, नॉर्थ अमेरिका का एक कंट्री है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में पारित किया गया। इसके अलावा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वाटर एक्ट 1974, एयर एक्ट 1981। उसके बाद आपका बायोडायवर्सिटी एक्ट हो गया आपका 2002 का। NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट हो गया 2010 का। प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ 1973 में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? भारत का 7वां स्थान है। पहला स्थान किसका है? रशिया, फिर कनाडा, USA, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। तो इंडिया का 7वां नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सी एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? जो नॉर्मली इंडिया में प्रायद्वीपीय नदियां हैं। दक्षिण में जो नदियां होती हैं वो, जैसे ये अगर हमारा दक्षिण भारत है तो पूर्व की ओर बहती है, क्योंकि जो हमारा दक्षिण भारत का वो है पठार है वो पूर्व की ओर टिल्टेड है, थोड़ा झुका हुआ है। लेकिन कुछ नदियां हैं, जैसे नर्मदा हुई, ताप्ती हुई, उसके बाद मंडोवी हुई, माही हुई, ये नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं। तो कौन सी नदी हो गई?
नर्मदा हो गई। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं। नर्मदा नदी पे ही अमरकंटक स्थित है। नर्मदा नदी पे ही सरदार सरोवर डैम बना हुआ है। सरदार सरोवर डैम के किनारे ही भारत में, गुजरात में, सरदार पटेल की सबसे ऊंची, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा यानी कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया है। उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें एक जल निकाय पोषक तत्वों से अत्यधिक समृद्ध हो जाता है? तो अभी बताया था, उसका नाम है सुपोषण या यूट्रोफिकेशन। अगर किसी जल निकाय में, यानी कि बहुत सारे, कोई वेटलैंड हुआ, लेक हुई, झील हुई, तालाब हुआ, उसमें यूट्रोफिकेशन यानी बहुत ज्यादा पोषक पदार्थ आ जाते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस आ जाता है, तो क्या हो जाता है, वहां एल्गल ब्लूम हो जाती है, जिससे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, और जो वहां पे जितनी भी जैविक जीव जंतु होते हैं उस जल निकाय में, वेटलैंड में, लेक में, झील में और तालाब में, तो उनके लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और इसको एक प्रदूषण का कारण माना जाता है, यूट्रोफिकेशन यानी सुपोषण को। महानदी और अलकनंदा नदियां मिलती है। महानदी और अलकनंदा कहाँ मिलती है? महानदी और अलकनंदा मिलती है आपको रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग उत्तराखंड के 5 प्रयागों में से एक है, और यहाँ पे महानदी और अलकनंदा मिलती है। नंद प्रयाग में आपको अलकनंदा और मंदाकिनी मिलेंगी। सॉरी, ये गलत हो गया, ये महानदी नहीं है, मंदाकिनी आएगा। महानदी तो उड़ीसा में है, मंदाकिनी मिलेगी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा के साथ। नंद प्रयाग में आपको अलकनंदा प्लस नंदाकिनी। विष्णु प्रयाग में अलकनंदा प्लस धौलीगंगा। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती हैं, और देवप्रयाग में अलकनंदा प्लस भागीरथी, जहां पे अलकनंदा और भागीरथी गंगा बन जाती है। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन सही। महानदी नहीं है, मंदाकिनी है, मेरे से गलत हो गया था, सॉरी। 62वां क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नाथुला दर्रा स्थित है? नाथुला दर्रा जो है भारत और तिब्बत को कनेक्ट करता है, ये सिक्किम में स्थित है, और जो प्राचीन ट्रेड का रूट था चीन के साथ, तिब्बत के साथ, वो सिक्किम में नाथुला दर्रा ही भारत को कनेक्ट करता था। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? किशनगंज में। निम्नलिखित में से कौन सी एक अल्पकालिक नदी है? माही, दूधगंगा, वर्धा या लूनी? लूनी है, एक सीजनल रिवर है और मानसून में बहती है। इसका निकास स्थान है पुष्कर के पास, राजस्थान में, और ये कच्छ के रण में जाके गायब हो जाती है। निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो हरित क्रांति के जनक कौन थे इंडिया में? एमएस स्वामीनाथन। हरित क्रांति कब शुरू हुई भारत में? 1967 में। इसमें हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स यूज किए गए थे, और सबसे ज्यादा फायदा कहाँ हुआ? सबसे ज्यादा फायदा हुआ पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। नॉर्मन बोरलॉग जो है वो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं विश्व में, और उनको पीस का नोबेल दिया गया था, नोबेल पीस प्राइज दिया गया था हरित क्रांति के लिए। 66वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वह कारक नहीं है जो किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करता है? वनस्पति प्रकार, अक्षांश, औसत वर्षा या समुद्र से निकटता? जलवायु एक लॉन्ग टर्म एवरेज होता है वेदर का किसी एरिया के। लंबे टाइम से पे, लंबा टाइम मतलब 2, 4, 6 महीने नहीं, 30, 35, 20 साल से ऊपर के वेदर के लॉन्ग टर्म एवरेज को वहां की जलवायु बोला जाता है। तो ये सारी चीजें जलवायु को इंपैक्ट डालते हैं। आंसर होगा ई। 67वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य देश की सीमा बिहार से नहीं लगती? छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, नेपाल और उड़ीसा। बिहार की सीमा कहां कहां से लगती है आपको? नेपाल से के साथ लगती है, उसके बाद पश्चिम बंगाल के साथ लगती है, प्लस में यूपी के साथ लगती है और झारखंड के साथ। तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के साथ बिहार की सीमाएं नहीं लगती, तो उपरोक्त में से एक से अधिक।
68वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में के किस राज्य में उत्तर पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है? मानसून की दो टाइम होते हैं इंडिया में। मानसून होता है, सीजनल विंड्स होती है मानसून जो होते हैं। मानसून शुरू होते हैं जून से। ये सबसे पहले आपके अंडमान निकोबार आइलैंड में और मेनलैंड इंडिया में केरला कोस्ट से एंटर होता है इंडिया में। लेकिन जो इंडिया में स्टार्टिंग में मानसून आता है उसको साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिमी मानसून बोलते हैं। उसके बाद एक अक्टूबर नवंबर में रिट्रीटिंग मानसून यानी लौटता हुआ मानसून आता है। इसको उत्तर पूर्वी मानसून बोलते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? उसमें सबसे ज्यादा वर्षा होती है तमिलनाडु में। 69वां क्वेश्चन है, मानव विकास की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी किसके द्वारा? एडम स्मिथ, प्रोफेसर अमर सेन, इरविंग फिशर द्वारा या डॉक्टर महबूबुल हक द्वारा? डॉक्टर महबूबुल हक ये पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री रहे। इन्होंने मानव विकास की अवधारणा दी थी, यानी कि पहले विकास को माना जाता था पर कैपिटा इनकम से, यानी कि वेल्थ से, पैसे से, इकोनॉमी से। लेकिन इन्होंने बोला कि पर कैपिटा इनकम के साथ हमारा एजुकेशनल यानी कि लिटरेसी, शिक्षा, इसको भी काउंट करना चाहिए। और क्या काउंट करना चाहिए? तीसरा वाला जो उनका वो था हेल्थ। हेल्थ को कैसे मेजर करेंगे? जीवन प्रत्याशा यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा। आप इनकम को प्लस एजुकेशन, एजुकेशन किससे काउंट होगी? लिटरेसी से, लिटरेसी रेट। और जीवन प्रत्याशा हेल्थ किससे काउंट होगी? लाइफ एक्सपेक्टेंसी से। तो ये कॉन्सेप्ट दिया था डॉक्टर महबूबुल हक द्वारा। और सेम कॉन्सेप्ट को यूज करके ही यूएनडीपी एक एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करती है हर साल। 70वां क्वेश्चन है, बिहार में पाई जाने वाली बलथर मृदा के संबंध में बलथर मिट्टी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? यह मृदा छोटा नागपुर के पठार और दक्षिण गंगा मैदान के संक्रमणकाली क्षेत्रों के बीच विकसित हुई है। सही है। यह कम उपजाऊ है, उपजाऊ कम होती है ये, क्योंकि इसमें जल धारण करने की क्षमता कम होती है। सही है। ये बलुई मिट्टी होती है, इस वजह से इसमें जल इतना जल्दी रुक नहीं पाता। इस मृदा की प्रकृति एसिडिक है, अम्लीय है, उसमें रेत और बजरी अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। रेत है, बलुई है, तो ये भी सही है। यह मृदा इस लाल और पीले कलर की होती है। सही है। तो ये सारे स्टेटमेंट सही है। आंसर होगा ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? कर्क रेखा यानी कि 23.5 अक्षांश पे एक आर्टिफिशियल लाइन है जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 स्टेट कौन से हैं? सबसे पहले ये गुजरात में एंटर होती है, उसके बाद राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो आप मैच कर लीजिए इनमें। पंजाब में नहीं है, बिहार में नहीं है, एमपी में है और त्रिपुरा में है। तो नहीं गुजरती है। कहां से नहीं गुजरती है? पंजाब और बिहार से नहीं गुजरती है। उपयुक्त में से एक से अधिक। आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार के चंपारण जिले को किस वर्ष 2 जिलों में विभाजित किया गया था? चंपारण 2 जिलों में तोड़ा गया था। 1972 में चंपारण को ईस्ट चंपारण और वेस्ट चंपारण, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में तोड़ दिया गया था। लावा के जमने के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के अंदर बनने वाले सेल के प्रकार को कहा जाता है पातालिक या प्लूटोनिक सेल बोलते हैं। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में है और बिहार के ये वेस्टर्न यानी कि पश्चिमी चंपारण में है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य, सबसे ईस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सा है? तो वो है अरुणाचल। अरुणाचल का मतलब होता है जहां से सूर्य का उदय हो, अरुण जहां से निकलता हो। तो सबसे पूर्व से ही निकलेगा अरुणाचल। सबसे पश्चिमी कौन सा होगा? गुजरात। सबसे उत्तरी जम्मू एंड कश्मीर और सबसे दक्षिणी अंडमान निकोबार आइलैंड टेरिटरीज में और मेनलैंड पे तमिलनाडु होगा। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा उत्तर प्रदेश की सीमा को नहीं छूता है? उत्तर प्रदेश की सीमा को कितने डिस्ट्रिक्ट छूते हैं? बिहार के 8 डिस्ट्रिक्ट। कौन कौन से हैं वो 8 डिस्ट्रिक्ट? 8 डिस्ट्रिक्ट।
उसमें आपका सारण हो गया, वेस्टर्न चंपारण हो गया, भोजपुर हो गया, बक्सर, कैमूर, सीवान, गोपालगंज, सीवान और गोपालगंज यहीं दिए हुए हैं। उसके बाद बक्सर हो गया, सारण, वेस्टर्न चंपारण, भोजपुर, कैमूर, और कौन सा रह गया, एक रह गया रोहतास। तो अररिया बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट को नहीं टच करता है। ठीक, 8 डिस्ट्रिक्ट है, सारण, पश्चिमी चंपारण, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, सीवान, बक्सर और गोपालगंज। 77वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा विश्व का? सहारा मरुस्थल है। ये कहाँ पे? अफ्रीका में, उत्तरी अफ्रीका में, नॉर्दर्न अफ्रीका। इसके अलावा अफ्रीकन कंट्रीज में, 13 अफ्रीकन कंट्रीज ने ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसका मतलब क्या है? जो सहारा मरुस्थल का दक्षिणी हिस्सा है वो साउथ की तरफ मूव कर रहा है, तो इस मरुस्थल के फैलने को रोकने के लिए एक ग्रेट ग्रीन वॉल बनाई जाएगी पेड़ पौधों से, हरे भरे उससे, जिससे कि सहारा मरुस्थल का फैलना रुक जाए दक्षिण की तरफ। परमाणु ऊर्जा संयंत्र खोलने वाला पहला अरब राष्ट्र है। अभी हाल ही में यूएई ने एक बराक नाम से सिविल न्यूक्लियर प्रोजेक्टर शुरू किया है। बराक सिविल न्यूक्लियर प्रोजेक्टर शुरू किया है यूएई ने। यूएई की राजधानी होगी अबू धाबी, और यूएई के साथ भारत ने अभी एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि मुक्त व्यापार समझौता किया है, जिसका लक्ष्य है 100 अरब डॉलर व्यापार करने का, जो अभी 20 से 25 अरब डॉलर के बीच में है, उसको 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का। 79 क्वेश्चन है, 79वां, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो भारत के भीतर पूरी तरह स्थित है? केटू, कंचनजंगा, नंदा देवी या कामेट? केटू भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि अभी पीओके में है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, गिलगित बल्टिस्तान में है वैसे, लेकिन पीओके में। उसके बाद कंचनजंगा है, लेकिन ये भारत के सिक्किम राज्य में तिब्बत की सीमा पे स्थित है, तो कंचनजंगा हुई। लेकिन नंदा देवी जो है वो भारत में सबसे ऊंची चोटी है, इसकी 7800 मीटर ऊंचाई है, और ये उत्तराखंड में स्थित है। कंचनजंगा क्योंकि भारत के अंदर पूरी तरह से स्थित नहीं है, तो कंचनजंगा भी नहीं होगी, और केटू पीओके में है, इसीलिए केटू भी नहीं होगी। इसके अलावा कंचनजंगा जो है एक मिश्रित वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को की। इंडिया के अंदर अकेली ऐसी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो मिक्स्ड है। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के अधिकतम पायराइट संसाधन पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं आपके कौन से स्टेट में? बिहार में। बिहार में पाए जाते हैं। और पायराइट का प्रयोग किस लिए होता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में विदेशिया नृत्य किया जाता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, असम। बिहार होगा इसका आंसर। बिहार में विदेशिया नृत्य एक फोक डांस है, फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खुदाई के दौरान एक 4000 वर्ष पुराने शिल्प गांव के अवशेष पाए गए हैं। हाल ही में बीएचयू के जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने बनारस के पास एक खुदाई में, बनारस उत्तर प्रदेश के पास एक खुदाई में एक शहरी संस्कृति की खोज की है, जहां पे एक गांव मिला है जो शहरी जिसमें झलक मिलती है, प्लस में वहां पे क्राफ्ट और ट्रेड के बहुत ज्यादा संकेत मिले हैं। तो ये उत्तर प्रदेश में है, बनारस के पास। रेड क्लिफ रेखा निम्न किन देशों के बीच की सीमा रेखा है? भारत चीन, पाकिस्तान अफगानिस्तान, भूटान भारत और भारत पाकिस्तान। तो रेड क्लिफ जो लाइन है उसको सीरिल रेडक्लिफ जो थे उन्होंने 17 अगस्त 1947 को डिसाइड किया था। ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है, और पार्टीशन के बाद गुजरात में कच्छ के रण से लेकर कश्मीर तक जाती है। इसके अलावा भारत और चीन के बीच में जो दो लाइन्स है उसमें एक मैकमोहन है, दूसरी है जॉनसन। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर डूरंड है, ये 1894 में डिसाइड हुई थी।
बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? बिहार का राजकीय वृक्ष होगा पीपल, और इसको हिंदू, बुद्ध और जैन धर्म में पूजनीय मानते हैं पीपल के वृक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी या समुच्चय माध्यम के बिना वायु या धुंध वातावरण में पौधों को उगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी, एरोपोनिक्स, विटिकल्चर या ओलेरिकल्चर। तो जब हवा में खेती की जाती है, मतलब हवा में किसी कुछ लटका के और हवा के माध्यम से न्यूट्रिएंट या पोषक तत्व किसी उसको पेड़ या पौधे जिसकी भी खेती की जा रही है उस पर पहुंचाए जाते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोलते हैं एरोपोनिक्स। इसके अलावा पोमोलॉजी बोलते हैं हम फ्रूट्स की स्टडी को, स्टडी एंड कल्टीवेशन। फलों की खेती को पोमोलॉजी बोलते हैं। एरोपोनिक्स के अलावा हाइड्रोपोनिक्स होती है एक, इसमें ये सेम जैसे हवा में खेती हो रही है, इसमें वाटर मीडियम की तरह यूज किया जाता है न्यूट्रिएंट पहुंचाने के लिए। विटिकल्चर कहते हैं ग्रेप्स की खेती को। ओलेरिकल्चर में सब्जी की खेती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर के साथ सीमा साझा नहीं करता? फ्रांस, स्पेन, लीबिया या साइप्रस। फ्रांस भी करता है, स्पेन भी, लीबिया भी और साइप्रस। लीबिया एक नॉर्दर्न अफ्रीकन कंट्रीज है। लीबिया के पहले जो तानाशाह था वो था मोहम्मद गद्दाफी। इसके अलावा ऑयल प्रोडक्शन के लिए भी बहुत फेमस है, और ये एक नॉर्दर्न अफ्रीका का देश है जिसकी सीमा लगती है भूमध्य सागर के साथ। इसके अलावा स्पेन के साथ भी लगती है और फ्रांस के साथ, दोनों यूरोपियन कंट्रीज है। इसके अलावा साइप्रस एक आइलैंड नेशन है, और इस पे टर्की और ग्रीस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। तो आंसर होगा नहीं करती का आंसर होगा निम्नलिखित में से कोई नहीं। बिहार में पहला चीनी कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया? पहला चीनी कारखाना बिहार में 1904 में स्थापित किया गया था, और किस स्थान पर स्थापित किया गया था? मड़ौरा, सारण डिस्ट्रिक्ट। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ये तो बहुत आसान है, कोसी नदी को बिहार का शोक बोलते हैं, क्योंकि बाढ़ बहुत आती है, क्योंकि कोसी बहुत ज्यादा अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। 89वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और अर्ध सदाबहार वन पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मानी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? यहाँ पे 200 सेंटीमीटर बारिश हो, 20 से 22 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर हो। तो ये कहाँ मिलते हैं आपको? पूर्वी घाट में भी मिलेंगे, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियां, नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियां और अंडमान निकोबार। तो उपरोक्त में से एक से अधिक सारी जगह मिलेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका में 50 राज्य होंगे, इसीलिए इसके जो फ्लैग है उसमें 50 स्टार्स मिलते हैं। इसके अलावा एक फेडरली एडमिनिस्ट्रेड डिस्ट्रिक्ट है, जैसे हमारे यूटीज होती है, तो वो कौन सी है? वो है वॉशिंगटन डीसी। ये स्टेट किसी स्टेट में नहीं पड़ते, ये फेडरली, यानी कि जो वहां की सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अंडर आता है। सिमरी झील भारत के किस राज्य में स्थित है? सिमरी झील कहाँ है? बिहार में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन अंडमान निकोबार द्वीप का उच्चतम बिंदु है? तो उच्चतम बिंदु कौन सा है अंडमान निकोबार द्वीप का? सैडल पीक है। इसके अलावा ये सारे भी अंडमान निकोबार द्वीप में ही पड़ेंगे। गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा या चीखता साठा क्या है? इनका जो गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा या चीखता साठा है, ये महासागरीय पवनें हैं, बहुत तेज चलती हैं, इसीलिए, क्योंकि इनकी इंटेंसिटी इतनी होती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s और श्रीकिंग 60s। तो यहीं से ये नाम पड़ते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा तेज चलती हैं और इम्पैक्ट होता है इनका नेविगेशन पे, शिपिंग पे। निम्नलिखित में से कौन से महासागर मलक्का जल मरुमध्य से जुड़े हुए हैं? यानी मलक्का स्टेट बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्लोबल ट्रेड के लिए। ये हमारे हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है,
और अंडमान सी को भी प्रशांत महासागर से जोड़ता है, और ये वर्ल्ड के 40% ट्रेड मलक्का जलमरुमध्य मलक्का स्टेट से होकर जाती है। तो आंसर क्या होगा? हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। निम्नलिखित में से कौन सी फसल बिहार में नहीं उगाई जाती? बिहार एक कृषि प्रधान स्टेट है और इनमें से सारी फसलें बिहार में उगाई जाती हैं। तो नहीं उगाई जाती पूछा है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत में पश्चिमी तटों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम है। दक्षिण से उत्तर की ओर यानी कि केरल से गुजरात की ओर, केरल से गुजरात तक आपको वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट मिल जाएंगे। तो इनका सही क्रम हमको देखना है। तो जो मालाबार तट है वो केरल में मिलते हैं, कोकण तट आपको गोवा में मिलेगा और महाराष्ट्र में, केंद्रा जो तट है वो आपको कर्नाटक में मिलेगा। तो आप पहले केरल वाला, फिर कर्नाटक वाला, फिर गोवा महाराष्ट्र वाला आएगा। तो मालाबार, केंद्रा और कोकण, मालाबार, केंद्रा और कोकण, तो आंसर होगा डी। निम्नलिखित में से कौन स्थानांतरण कृषि का एक प्रकार नहीं है? फांग, झूम, प्रचंडा और मिल्पा। फांग, झूम और प्रचंडा तीनों ही स्थानांतरण कृषि का पार्ट है। फेजेंडा नहीं है। फेजेंडा जो ब्राजीलियन रेन फॉरेस्ट में कॉफी की खेती होती है उसको बोलते हैं। कांतो मैदान किस देश का हिस्सा है? कांतो मैदान जापान का हिस्सा है और बहुत ही ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज जो एरिया है जापान का उसको कांतो बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश सिक्किम के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? सिक्किम, नेपाल, चीन, भूटान और बांग्लादेश। तो सिक्किम 3 तरफ से घिरा हुआ है, नेपाल, चीन और भूटान से, लेकिन बांग्लादेश के साथ वो अपनी सीमा साझा नहीं करता। बंगाल वेस्ट बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। तो आंसर होगा डी। बागमती सिंचाई परियोजना भारत के किस राज्य में? बागमती सिंचाई परियोजना बिहार राज्य में शुरू की गई है और ये सीतामढ़ी में, बिहार के सीतामढ़ी में। इसका प्रयोग खेती और पीने के पानी के लिए किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्यिक खेती के लिए अनुमोदित एकमात्र अनुवांशिकीय रूप से संशोधित फसल है? अभी हाल ही में एक फसल उसमें आई है न्यूज में, उसका नाम है जीएम मस्टर्ड। उसके बाद जीएम रबड़ थी। इसका तो ट्रायल असम में शुरू हो गया है। तो ये अभी हाल ही में खबरों में आई है, लेकिन 2000 मतलब बहुत पहले से एक बीटी कॉटन करके आनुवांशिक रूप से, मतलब जिनके जीन चेंज किए जाते हैं, डीएनए बदल आते हैं। क्यों बदले जाते हैं? क्योंकि वो या तो किसी कीट से बचाने के लिए या फसलों की उत्पादन बढ़ाने के लिए जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया जाता है फसलों में। तो जो बीटी कॉटन है यानी कपास की खेती, वो एकमात्र ऐसी खेती है जो अभी अलाउड की गई है इंडिया में, जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल। इसके अलावा जीएम मस्टर्ड और जीएम रबड़ की बात चल रही है। निम्नलिखित में से कौन भारत की मानसून प्रणाली को प्रभावित करता है? ए, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन का स्थानांतरण। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या होता है? अगर ग्लोब में ये इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन एक लो प्रेशर बेल्ट होती है जहां पे प्रेशर बहुत लो होता है। क्यों होता है? क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। तो जैसे ही सूरज की रोशनी नॉर्थवर्ड मूव करनी शुरू करती है या साउथवर्ड मूव करनी शुरू करती है साल के डिफरेंट टाइम पे, तो ये आईटीसीजी भी ऊपर नीचे मूव करता है। क्योंकि जब इधर सूर्य की रोशनी ज्यादा पड़ेगी तो यहाँ टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो लो जो प्रेशर बेल्ट है वो यहाँ आ जाएगी। अगर यहाँ सूर्य की रोशनी ज्यादा पड़ेगी तो टेम्परेचर यहाँ होगा और आईटीसीजेड यहाँ आ जाएगा। तो इसकी वजह से भी मॉनसून पे इम्पैक्ट पड़ता है। मॉनसून एक सीजनल विंड्स होती है, तो जब आईटीसीजी मूव करेगा, सीजेड मूव करेगा, तो जो हमारी हवा चलने की या सीजनल विंड्स है उनकी भी डायरेक्शन चेंज होगी। उसके बाद ग्रीष्म काल में तिब्बत के पठार का गर्म होना। जब तिब्बत का पठार गर्म होता है तो मॉनसून के लिए मूव करने के लिए एक लो प्रेशर बेल्ट बन जाती है नॉर्दर्न इंडिया में।
तो ये भी इम्पैक्ट डालता है मानसून पे। सी होगा हिमालय के उत्तर में उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट प्रवाह का प्रभाव, ये भी होता है, सही है। मेडागास्कर के पूर्व में उच्च दबाव के क्षेत्र की उपस्थिति, जब मेडागास्कर में हाई प्रेशर बेल्ट बनती है और नॉर्थ इंडिया में लो प्रेशर बेल्ट बनती है तो मानसून की विंड इंडिया की तरफ मूव करती है। तो आंसर होगा ई। उपयुक्त में से एक से अधिक यानी सारे सही हैं। निम्नलिखित में से किस शैल क्रम में भारत का अधिकांश कोयला भंडार पाया जाता है? तो भारत का जो ज्यादातर कोयला मिलता है वो गोंडवाना सेल्स में मिलता है, गोंडवाना रॉक्स में। तो आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, बिहार में निम्नलिखित में से किन जिलों में स्वर्ण के निक्षेप पाए जाते हैं? बिहार में गया, नालंदा और जमुई में आपको स्वर्ण मिलेगा, मुंगेर में नहीं है। तो आंसर होगा बी। सॉरी, नहीं पाए जाते हैं पूछा है, तो इसमें नहीं पाए जाते, बाकी में सारे में पाए जाते हैं। तो आंसर होगा ई। उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में कौन सा राज्य टिन का सबसे बड़ा उत्पादक है? टिन का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में ही टिन के सबसे बड़े हमको वो मिलते हैं, टिन मिलती है और वहां उत्पादन सबसे ज्यादा है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बॉक्साइट का शीर्ष उत्पादक है? बॉक्साइट एक एल्यूमिनियम का ओर होता है और इसका शीर्ष उत्पादक है उड़ीसा, जो आधे से ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादन करता है इंडिया में। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा नहीं है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है 7-8 देशों का एक सब कॉन्टिनेंट है और ये ऐसा इसका सबसे बड़ा सब कॉन्टिनेंट है। तो नेपाल, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, इनमें से कौन उसका हिस्सा नहीं है? तो सारे हिस्सा हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। 107 का ई। निम्नलिखित में से बिहार का राज्य पक्षी कौन सा है? राम चिरैया, मैना, छोटा बगुला या घरेलू चिरैया? घरेलू चिरैया जो है बिहार का राजकीय पक्षी है और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है पेसर डोमेस्टिकस और इसका IUCN स्टेटस है लीस्ट कंसर्न। निम्नलिखित में से किसे बारानी कृषि के रूप में भी जाना जाता है? बारानी कृषि, वर्षा आधारित क्षेत्र, शुष्क भूमि कृषि, आर्द्र भूमि कृषि या सोपान कृषि? तो वर्षा आधारित यानी कि रेन फेड फार्मिंग, जो वो फार्मिंग की मेथड जिसपे जो वर्षा पे निर्भर करती है उसको बरानी कृषि बोलते हैं। बरानी कृषि होती कहाँ है? पंजाब में, पंजाब में और हरियाणा में। तो वर्षा आधारित कृषि। 110 है, भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है दिल्ली, लखनऊ, मिर्जापुर, रायपुर। तो ये 82.5 डिग्री अक्षांश जो गुजरता है वो कहां से होकर गुजरता है? सॉरी, अक्षांश नहीं, देशांतर, पूर्वी देशांतर, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, पूर्वी देशांतर, ये मिर्जापुर, यूपी के मिर्जापुर से डिसाइड होता है। अगर मिर्जापुर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ तो आप इलाहाबाद कर सकते हैं, और इलाहाबाद और मिर्जापुर दोनों की दिए हुए तो आप मिर्जापुर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? भ्रंश घाटियां क्या होती हैं? जैसे कोई दो पहाड़ हैं उनके बीच से होके, या कोई एक लैंड है और उसके बीच में फॉल्ट है, उसमें से होके कोई नदी बहती है तो उसको भ्रंश घाटी से होके गुजरने वाली नदी बोलते हैं। तो गंगा, दामोदर, ताप्ती या कावेरी, तो ऐसी कौन सी नदियां हैं? एक तो नर्मदा है सबसे बड़ी, सबसे फेमस, जो भ्रंश घाटी से होके, इसके अलावा दामोदर नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, ताप्ती भी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। तो आंसर होगा ई। उपरोक्त में से एक से अधिक। 112वां क्वेश्चन है, बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-31, जिसकी दूरी है 415 किलोमीटर। लोनार झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है? लोनार झील एक मीटियोर इंपैक्ट से बनी हुई झील है और एक लवणीय झील है। ये 75 रामसर साइटों में से एक है और जियो हेरिटेज साइट है, जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट है। तो ये महाराष्ट्र में है और मीटियोर इंपैक्ट से बनी है।
निम्नलिखित में भारत की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है हिमालय। हिमालय एक बलित पर्वत है, यानी कि फोल्ड माउंटेन है और सबसे यंग फोल्ड माउंटेन है। अभी भी ये फोल्ड हो रहा है, बढ़ रहा है। निम्नलिखित जिलों में कौन पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? पश्चिम बंगाल के साथ बिहार के कितने जिले साझा करते हैं सीमा? केवल 3, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। नहीं करता है भागलपुर, नहीं करता, नालंदा नहीं करता, रोहतास। रोहतास यूपी के साथ सीमा साझा करता है, बिहार के साथ नहीं करता। तो नहीं करता, ये तीनों नहीं करते। उपयुक्त में से एक से अधिक 3 डिस्ट्रिक्ट करते हैं। कौन से 3 डिस्ट्रिक्ट करते हैं? किशनगंज, पूर्णिया और बिहार, कटिहार सॉरी। बिहार की सबसे ऊंची चोटी किस जिले में स्थित है? बिहार की सबसे ऊंची चोटी जो है वो आपको सोमेश्वर रेंज में मिलेगी। और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? पश्चिमी चंपारण, नेपाल बॉर्डर पे। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर कितनी हुई? मधेपुरा में होगी। इसके अलावा बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? 25.42%। दशकीय वृद्धि दर 25.42%। 118वां क्वेश्चन है, फसल पैटर्न के आधार पर बिहार में कितने प्रकार के चावल उगाए जाते हैं? 3 प्रकार के चावल उगाए जाते हैं बिहार में। कौन से हैं वो 3 प्रकार के चावल? बिहार में अगहनी चावल उगाए जाते हैं। एक तो अगहनी, ये 80% से ज्यादा, 4/5 जितना भी चावल है वो अगहनी होता है। दूसरा होता है गर्मा धान, और तीसरा होता है बोरो चावल। 119वां क्वेश्चन है, भारत की कुल जनसंख्या में से कितने प्रतिशत आबादी बिहार में निवास करती है? बिहार में इंडिया का टोटल 8.6% निवास करता है, 8.6%। बिहार में निम्नलिखित जिलों में से किसकी शहरी आबादी सबसे कम है? तो शिवहर में सबसे कम शहरी आबादी मिलेगी। निम्नलिखित में से कौन भारत का वर्तमान महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त है? तो कौन है? विवेक जोशी जो है भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त हैं। ये एक ऑटोनमस बॉडी है। ये इंस्टीट्यूशन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है और जनगणना करता है हर 10 साल बाद। इसकी जो ये बनाया गया था इंस्टीट्यूशन, ये 1961 में। 122वां क्वेश्चन है, जनगणना 2011 का हमारा नारा क्या था? नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 123वां क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? तो अंडमान निकोबार आइलैंड का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। इसके अलावा स्टेट्स में किसका न्यूनतम है? अरुणाचल का। मैक्सिमम किसका है? बिहार का। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था? पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जिसको अर्थ समिट भी बोलते हैं, उसको रियो डी जेनेरियो में 1992 में आयोजित किया गया। और इसको जो ह्यूमन इन्वायरमेंट पे स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस थी 1972 की, उसकी 20वीं वर्षगांठ पे आयोजित किया गया। इसी में UNFCCC का भी गठन हुआ। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी? सॉरी, ये क्वेश्चन गलत हो गया है। 126वां क्वेश्चन है, नागोर्नो काराबाख क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश के बीच विवादित क्षेत्र है? नागोर्नो काराबाख एक साउथ कॉकेसस में आता है और यूरोपियन एरिया है। ये आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। ये दोनों ही पहले यूनाइटेड यूएसएसआर के पार्ट थे 1990 से पहले। अजरबैजान को सपोर्ट करने वाले कंट्रीज में आपको इजराइल होगा, टर्की हो गया। आर्मेनिया को सपोर्ट करने वाले कंट्रीज में आपको रशिया हो गया, ईरान हो गया। इंडिया भी आर्मेनिया को सपोर्ट करता है अभी रिसेंटली। गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? 4 नवंबर 2008 को गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। डोबरा चांठी निलंबल पुल, जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया, किस राज्य में स्थित है? वो उत्तराखंड में। और इसको उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हाल ही में, ये एक निलंबन पुल है।
निम्नलिखित में से किस बायोस्फीयर रिजर्व को वर्ष 2020 में यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम में शामिल किया गया? मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम यूनेस्को का 1972 में शुरू हुआ। भारत में 12 ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में है। इसमें पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, मध्य प्रदेश वाले पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम में शुरू किया गया। इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिनमें से 12 मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के हिस्सा हैं। इसको यूनेस्को द्वारा 1972 में शुरू किया गया। यह संरक्षित क्षेत्र केरल के दक्षिण पश्चिमी घाटों में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा और सबसे पुराना सागौन का वृक्ष यहीं पर है। यहाँ पर पाए जाने वाले जंतु वर्ग में नीलगिरी बुढ़ कबूतर भी शामिल है। यह संरक्षण क्षेत्र है। ये इसका आंसर होगा परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है और केरल में स्थित है। इसके अलावा साइलेंट वैली, इडुक्की और वायनाड सेंचुरी भी केरला में ही स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत का पहला लाइकेन गार्डन विकसित किया है? तो ये होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में हाल ही में भारत का पहला लाइकेन पार्क शुरू हुआ था। और लाइकेन क्या होता है? ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, यानी कि सहजीवी साझेदारी है कवक और शैवाल की। ये सहजीवी साझेदारी है कवक और शैवाल की। लाइकेन जो है, इनका पहला गार्डन है उत्तराखंड में। निसर्ग और महा की क्या है? ये चक्रवातों के नाम है जो अरेबियन सी में आए थे हाल ही में। और चक्रवातों के नाम डिफरेंट कंट्री मिलकर डिसाइड करती है। निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थानिक और लुप्तप्राय वनस्पतियों के संरक्षण पर एक रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बना है? तो कौन सा बना है? उत्तराखंड ने हाल ही में एक बुकलेट जारी करी है, रिपोर्ट जारी करी है। और इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कौन जारी करता है? IUCN। इसका नाम क्या है? रेड बुक। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने राष्ट्रीय स्मारकों को क्षति पहुंचाने वालों के खिलाफ मुकदमा चलाने का प्रावधान किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने राष्ट्रीय स्मारकों को क्षति पहुंचाने पर मुकदमे चलाने के लिए का प्रावधान किया है। इसमें 10 साल तक की सजा हो सकती है। आक्रामक प्रजाति चारू मुसेल ये हाल ही में न्यूज में आई एक इन्वेसिव एलियन स्पीसीज है, जो कि स्थानिक प्रजाति विविधता के लिए गंभीर खतरा है, यानी कि स्पीसीज डायवर्सिटी के लिए एक खतरा पैदा हो गई है। निम्नलिखित में से किस राज्य में तेजी से फैल रही है? केरल में अभी हाल ही में चारू मुसेल नाम से एक एलियन स्पीसीज आई थी, इन्वेसिव एलियन स्पीसीज। ग्रीष्म काल के दौरान बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे गर्म होता है? तो आंसर होगा गया। गया जो है ऑन एन एवरेज सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है बिहार में। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया में मिल जाएगा। ऑस्ट्रेलिया या ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा या वर्ल्ड के सबसे बड़े मरुस्थलों में से एक है ये। इसके अलावा गिब्सन डेजर्ट और ग्रेट सैंडी डेजर्ट भी आपको ऑस्ट्रेलिया में मिल जाएंगे। विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट कहाँ है? सहारा, अफ्रीका में। निम्नलिखित देशों में किस देश को हिंद महासागर का मोती भी कहा जाता है? हिंद महासागर का मोती या पर्ल ऑफ एशिया या गेटवे टू एशिया किसको बोलते हैं? श्रीलंका को। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारे का क्या नाम है? पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा क्या है? हमारा सूर्य। इसके अलावा सूर्य को छोड़ के सबसे निकटतम तारा होगा अल्फा सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी और अल्फा सेंचुरी ए, अल्फा सेंचुरी बी और प्रॉक्सिमा सेंचुरी एक, 3 तारों का एक सिस्टम है। इनमें अल्फा सेंचुरी ए जो है वो सबसे निकटतम तारा है सूर्य के बाद पृथ्वी का। एनु जनजाति निम्नलिखित में से कहां पाई जाती है? एनु जनजाति कहां पाई जाती है? जापान, मैक्सिको, बोलीविया या अजरबैजान? तो एनु जनजाति आपको मिलेगी जापान में। निम्नलिखित में से कौन सा देश प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है? थाईलैंड। इंडिया में कहां होती है रबड़? केरल में। इसके अलावा अभी हाल ही में असम में जेनेटिकली मॉडिफाइड GM रबड़ का पेड़ ट्रायल के रूप में लगाया गया था। भारत में कौन सा राज्य यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? वो है आंध्र प्रदेश। 143वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला जैविक राज्य है? भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा है? ऑर्गेनिक स्टेट सिक्किम, जहां पे ऑर्गेनिक खेती होती है और यहाँ खेतियों में कोई भी पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर प्रयोग नहीं करते, जो कि सिंथेटिक हो, सारा कुछ ऑर्गेनिक होता है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत अपनी सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो वो होगा अफगानिस्तान।
पीओके के थ्रू बागान बागान कॉरिडोर पे इंडिया अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है वखान कॉरिडोर के थ्रू। तो लेकिन ये अभी जो सीमा है वो अभी पाकिस्तान के कब्जे में, पीओके में, गिलगित बल्टिस्तान में ऊपर। इसके अलावा सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ है? बांग्लादेश। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं का सही क्रम है? सबसे ऊपर कौन सा आएगा? काराकोरम, फिर उसके बाद लद्दाख, जस्कर और पीर पंजाल। तो आंसर होगा सी। निम्नलिखित में से कौन भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली मृदा का प्रकार है? सबसे ज्यादा मृदा कहाँ मिलती है? जलोढ़ मृदा मिलती है, जो ये आपको उत्तर भारत के मैदानों में मिल जाएगी। उसके बाद दक्षिण भारत में नदियों के डेल्टाओं में मिल जाएगी। उसके बाद आपको ये वेस्ट बंगाल में, बिहार में मिल जाएगी। गंगा नदी के क्षेत्र जितने हैं वहां जलोढ़ मृदा मिल जाएगी। ये बहुत ही उपजाऊ होती है। इसके अलावा भारत को कृषि प्रधान देश बनाने में सबसे बड़ा हाथ जलोढ़ मृदा का ही है। निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल नहीं है? खरीफ फसल कौन सी होती है जिनका बारिश के मौसम में जिनकी खेती होती है? तो कौन कौन सी खरीफ की फसल है? चावल या धान, उसके बाद आपका मक्का हुआ, ज्वार हुआ, बाजरा हुआ, कपास हुआ। खरीफ की फसल कौन सी नहीं है? गेहूं नहीं है, गेहूं रबी की फसल है। इसके अलावा जूट और सोयाबीन भी खरीफ की फसल है, गेहूं ही इसकी फसल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी फुटलूज उद्योग का उदाहरण नहीं है? फुटलूज उद्योग कौन से होते हैं? ऐसे उद्योग जो जिनको आप कच्चे माल की आवश्यकता के हिसाब से उनको ज्योग्राफिकली लोकेट किया जाता है। कौन से? अगर कोई भी ऐसा, जैसे चीनी मिल हुआ, चीनी मिल का वहां जहां कच्चा पदार्थ होगा वहीं पे लोकेटेड होनी चाहिए। जैसे कि जितने भी सारे आपको चीनी मिल मिलेंगे या तो महाराष्ट्र में या वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में मिलेंगे। ये एरिया वो एरिया है जहां पे सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन होता है। तो फुटलूज उद्योग कहाँ जो होते हैं जिनको हम कहीं पे भी स्थापित नहीं कर सकते, कच्चे माल की आवश्यकता का ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा कौन से फुटलूज उद्योग होते हैं? स्टील हो गया, स्टील लोहे का जो भी हो गया, वहां जो लोहा या कोयला का जहां पे आपूर्ति होगी वहां पे आपको स्टील इंडस्ट्रीज मिलेंगी। तो इसमें चीनी मिल हो गई, ये आपको गन्ने के उत्पादन के एरियाज में मिलेंगे। कंप्यूटर विनिर्माण या स्मार्टफोन की असेंबलिंग, ये फुटलूज उद्योग नहीं है। फोन की डिस्प्ले बन रही है चाइना में, फोन का जो सिलिकॉन चिप बन रही है वो बन रही है ताइवान में, और असेंबलिंग हो रही है नोएडा में। तो फुटलूज उद्योग नहीं है। सेम घड़ी विनिर्माण या कंप्यूटर विनिर्माण के क्षेत्र में माना जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार के मैदान को दो शाखाओं में विभाजित करती है? वो गंगा है। गंगा बिहार के बिल्कुल बीच से होकर निकलती है और उत्तर प्रदेश से बिहार के पश्चिमी एरिया में उत्तर प्रदेश के थ्रू ये एंटर करती है और पूर्वी बिहार में बंगाल में निकल जाती है और बिहार को दक्षिण और उत्तर बंगाल में डिवाइड करती है ये बीच से। कर्क रेखा बिहार के किन जिलों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा बिहार से होकर नहीं गुजरती, तो इनमें से कोई भी जिले से होकर नहीं गुजरेगी। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो बिहार से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती, तो आंसर होगा ई। इसी के साथ हमारा टेस्ट कोर्स यूपीएससी का ये टेस्ट खत्म होता है। ये टेस्ट नंबर 2 था। ये इस पीडीएफ का एंड इसका सॉल्यूशन भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जिसका लिंक हम आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। अगर आपका कोई क्वेरी हो या अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अभी होने वाले जो नेक्स्ट 12 मार्च को होगा प्रीलिम्स, उसके बाद क्रैश कोर्स यूपीएससी एक डेली आंसर राइटिंग ग्रुप और मेंस मॉक टेस्ट सीरीज शुरू करेगा बिहार बीपीएससी मेंस के लिए, जो कि बहुत ही सीमित अभ्यर्थियों के लिए शुरू किया जाएगा और ये एक बिल्कुल फ्री प्रोग्राम है। अगर आपको उससे जुड़ना है तो प्लीज हमारे टेलीग्राम चैनल पे को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहीं पे आपको इसकी अपडेट मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।